हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। पिछले वीडियो में हमने किया था कि अधिगम क्या है, अधिगम की प्रकृति और अधिगम की परिभाषाएं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम करेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की प्रक्रिया की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनका वर्णन आज के वीडियो में हम करेंगे। तो अधिगम की पहली विशेषता है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम औपचारिक, अनौपचारिक रूप से तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता रहता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। कोई बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तब से लेकर और मृत्यु तक वह औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाकर सीखता है तो स्कूल में क्या होता है, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, टीचर्स होते हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाता है और उस इन्वायरमेंट में रहकर बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो क्या होता है, औपचारिक रूप से सीखना होता है। वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब कि प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर इन्वायरमेंट, टीचर्स होते हैं और उस प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहकर बच्चा सीखता है तो वो औपचारिक रूप से अधिगम कहलाता है। और एक बच्चा अपने घर पर अपने दादा दादी से, आस पड़ोस से, परिवार से बिना किसी प्रॉपर टाइम टेबल के, शेड्यूल के जो कुछ भी सीख लेता है वो अनौपचारिक रूप से अधिगम कहलाता है। कोई चीज़ बच्चे को डायरेक्टली समझाई जाती है, सिखाई जाती है, बच्चा उसको सीखता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सीखना होता है। और कोई चीज़ जैसे बच्चा किसी दूसरे को देकर इनडायरेक्टली सीख लेता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सीखना होता है। इसी प्रकार से मानव, मनुष्य या बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। दूसरा है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चा है एक, वो दीपक को छू लेगा, जलते हुए दीपक को, तो क्या होगा, उसका हाथ जल जाएगा। तो फिर वहाँ से उसको अनुभव मिलेगा कि मतलब हाथ जलेगा, दुख होगा, तो दोबारा वो कभी भी दीपक को नहीं छुएगा। तो व्यवहार में बदलाव हुआ उसके। तो अधिगम की प्रक्रिया से क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है। लेकिन जो ये व्यवहार में बदलाव है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे दीपक को नहीं छुएगा, उधर पॉजिटिव चेंज आया बच्चे के व्यवहार में। लेकिन क्या होगा, कई बार बच्चा चोरी करना सीख जाता है बच्चा, तो वो भी व्यवहार में बदलाव ही है लेकिन वो नेगेटिव चेंज है। इसलिए यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ हमें उन्हीं परिवर्तनों को अधिगम के अंदर काउंट करेंगे जिससे बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव हो, कि जो परिवर्तन है वो सकारात्मक दिशा में हो। चोरी करना सीख जाएगा तो वो बदलाव है लेकिन उसको हम अधिगम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सीखना किसी एक देश, जाति, धर्म के लिए नहीं है। सीखने पर किसी एक जाति का, धर्म का या देश का अधिकार नहीं है। यह तो सभी के लिए है, हर स्थान के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए। हर व्यक्ति अपने अंदर सीखने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन जो सीखने के बीच में जो डिफरेंस आता है कि कोई ज़्यादा सीख जाता है, कोई कम सीख पाता है, ये क्यों होता है? ये होता है अवसरों की भिन्नता के कारण। क्या होता है, किसी को ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं, किसी को कम अवसर मिल पाते हैं। तो जिसको ज़्यादा अवसर मिलते हैं वो ज़्यादा सीख जाता है और जिसको कम अवसर मिलते हैं वो कम सीख पाता है। लेकिन अधिगम सभी के लिए है। नेक्स्ट है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम का क्या है कि समायोजन में विशेष योगदान होता है। कैसे? जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चा पूरी तरह 100% अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वह बड़ा होता जाता है वह अपने आसपास के वातावरण, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता जाता है, ठीक है, और वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसको अपने रिवाजों, प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो अपने आसपास के परिवार से, पड़ोसियों से ही तो सीखता है, अपने रीति रिवाजों के बारे में, अपने धर्म के बारे में,
अपनी प्रथाओं के बारे में, और धीरे धीरे वह उस समाज के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो वो जो समाज के अंदर एडजस्ट हुआ है वो किसके कारण हुआ है? अधिगम के कारण। तो इस समायोजन में अधिगम का विशेष योगदान होता है, इसीलिए अधिगम क्या है? समायोजन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई लक्ष्य है ही नहीं तो अधिगम की प्रक्रिया का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कोई भी विद्यार्थी है, क्यों पढ़ता है? कि भाई वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर ले। तो क्या होता है? वो पढ़ता जाता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है। तो क्या है कि सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, और मतलब कि लास्ट में जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है। अगर कोई विद्यार्थी का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो वो पढ़ेगा ही नहीं, वो नौकरी के लिए ही पढ़ता है। तो हमेशा अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है। अगला है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम से व्यवहार में बदलाव होते हैं। ठीक है, क्या होता है? कई बार नेगेटिव भी बदलाव हो जाते हैं, कई बार पॉजिटिव बदलाव हो जाते हैं। तो अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है, वांछित अवांछित, डिजायरेबल अनडिजायरेबल। जैसे कोई बालक चोरी करना सीखता है तो भी अधिगम है, लेकिन यह अवांछित है। तो समाज अवांछित बदलाव कभी नहीं चाहेगा, समाज ऐसा विकास कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अधिगम क्या है? हमेशा विकास के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है कि जो मतलब कि बदलाव हुए हैं वो क्या हो? सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। तो हमेशा इसको विकास के दृष्टिकोण से ही देखा जाएगा अधिगम को, क्योंकि हमारा समाज ये थोड़ा ही चाहेगा कि हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में डूब जाए, और चोरी करने से तो समाज का विकास ही नहीं होगा। तो इसलिए समाज ऐसा विकास नहीं चाहेगा। अधिगम हमेशा विकास के ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा। अगला है कि अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है। अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है। क्या है कि अधिगम का आधार क्या है? नवीन अनुभव ग्रहण करना। जैसे जैसे हम नए नए अनुभव ग्रहण करेंगे वैसे वैसे हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। तो क्या होएगा कि हमने अनुभव प्राप्त किया, उससे हमारे व्यवहार में बदलाव आया, और पुराने अनुभव से बदलाव आया, फिर क्या होगा? उसी के आधार पर हम नया अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर उससे हमारे व्यवहार में फिर बदलाव आएगा। तो क्या होगा? पुराने अनुभव के आधार पर हम नए नए अनुभव प्राप्त करते जाएंगे और एक नई व्यवस्था जो है वो जन्म लेती जाएगी। ठीक है, तो अधिगम क्या है? अनुभवों की नई व्यवस्था है। अधिगम अनुभवों के आधार पर ही होता है। हर परिस्थिति में हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, सकारात्मक में भी नकारात्मक में भी। जैसे बच्चा चोरी करना सीखता है तो भी तो बच्चे ने किसी को चोरी करते हुए देखा और वहाँ से उसे अनुभव मिला और उसने भी चोरी करना सीख लिया, अधिगम किया उसने। क्या होता है? कुछ अनुभव हमें सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं और कुछ अनुभव हमें नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं, लेकिन हम हर अनुभव से अधिगम ही करते हैं। तो अनुभव हमारे अधिगम का आधार होता है। अधिगम अनुभवों की ही व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि अधिगम क्रिया और वातावरण का परिणाम है। अधिगम क्रिया और वातावरण का ही परिणाम होता है। जितना ज़्यादा बच्चा अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है उतना ज़्यादा वो अधिगम करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा सीखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, दादा दादी से इंटरेक्ट करता है सबसे पहले, और जो भाषा वो बोलते हैं बच्चा वही भाषा सीख जाता है। तो जितना ज़्यादा वो अपने वातावरण से इंटरेक्ट करता है उतना ज़्यादा वो अधिगम करता है। जैसे कोई बच्चा अगर वो बाहर ही नहीं जाएगा, अपने वातावरण से, अपने समाज से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं सीखेगा। बच्चा समाज में आएगा, वो अपने आसपास के सदस्यों से, परिवार से मिलेगा, बातचीत करेगा, तभी तो वो कुछ सीखेगा, दोस्तों में खेलेगा। तो जो अधिगम होता है वो क्रिया और वातावरण का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट है कि अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है।
शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए अधिगम का जो प्रक्रिया है उसका सहारा लेना पड़ता है। जैसे कई बार स्टार्टिंग से क्या होता है, हम बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, शिक्षण अधिगम करा रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम हिंदी बच्चे को सिखाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे को पूरी वर्णमाला आ जाए, ठीक है। फिर बच्चे को वर्णमाला आ जाती है तो फिर हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको जोड़कर जो है लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, मतलब कि धीरे 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 हम फिर पूरी भाषा बच्चे को आ जाए। तो हमारे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उद्देश्य होते हैं शिक्षण अधिगम के, लेकिन चाहे कितनी ही परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने ही उद्देश्य क्यों ना हो, हर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ अधिगम की प्रक्रिया का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि अधिगम ही करना होता है हर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है अधिगम से हमारा ज्ञान, हमारी रुचियाँ, हमारी सूझबूझ का विकास होता है और फिर हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं, फिर हम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिगम प्रक्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, हमने किसी एक परिस्थिति में कोई ज्ञान अर्जित किया, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में कर सकते हैं। एक स्थिति में प्राप्त ज्ञान, अर्जित ज्ञान हमें दूसरी स्थिति में ज्ञान अर्जित करने में जो है क्या करता है, सहायता करता है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, कर्व्स सिखाते हैं, फिर क्या होता है, वो ज्ञान उसने अर्जित कर लिया, वो अधिगम कर लिया, फिर क्या होता है, वो उसकी हेल्प करता है पूरे अल्फ़ाबेट्स को सीखने में, मैथ्स को सीखने में, मतलब नंबर्स को सीखने में, ठीक है, हिंदी को सीखने में, हिंदी की वर्णमाला को सीखने में हेल्प करता है ना। तो क्या है, जो पहले ज्ञान अर्जित किया है वो दूसरे ज्ञान को सीखने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो पहले प्राप्त ज्ञान क्या होता है, कई बार पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायक सिद्ध हो जाता है, और लेकिन कई बार क्या होता है, पहला ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा भी उत्पन्न कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो चिड़िया उड़ रही होते हैं ऊपर कई बार आसमान में, तो क्या होता है, मम्मी बोल देते कि चिड़िया, तो बच्चा एरोप्लेन को भी चिड़िया समझ लेता है, तोते को भी चिड़िया समझ लेता है, फिर वो क्या करता है, एरोप्लेन को भी चिड़िया ही बोलता है, तोते को भी चिड़िया बोलता है, वो सोचता है कि जिसके पंख होते हैं वो चिड़िया ही होती है जो उड़ती है आसमान में। तो कई बार क्या होता है कि पहले जो हमें ज्ञान प्राप्त किया है वो नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा भी उत्पन्न कर देता है, और कई बार वो सहायक भी होता है। तो आज हमने पढ़ा अधिगम की विशेषताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।